हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टॉपिक है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। इसमें हम बच्चों जो पहला प्रोविज़न है वो हेल्थ है, तो हेल्थ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने द फैक्ट्रीज एक्ट में इनके ऑब्जेक्टिव, स्कोप और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो बच्चे चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड क्लास है फैक्ट्रीज एक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्लीनिंग के रिगार्डिंग है। तो क्लीनिंग में आपको पता है कि जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन का शॉप फ्लोर है, ठीक है, तो जहाँ स्टोर रूम हो गया, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ पे पॉसिबल है तो वहाँ पे डेली झाड़ू लगनी है, बेंचेस हैं वो डेली साफ़ होने हैं, ठीक है। और जहाँ पॉसिबल है कि आपको लगता है वहाँ पे धुलाई हो सकती है, तो सप्ताह में एक बार धुलाई भी कर लेनी है। जो दीवारें हैं, पार्टीशन है, सीलिंग टॉप्स हैं, ठीक है, तो उनको अगर वहाँ पे ज़रूरत है कि पुताई करानी है तो कम से कम 5 साल में एक बार वहाँ पे पुताई हो जानी चाहिए। मतलब जब लगे कि पुताई ख़राब होने लगी है तो वहाँ पे हमें पुताई करा लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। तो जो भी कंपनी में वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनका अरेंजमेंट हमें करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री होती है, तो अगर वहाँ पर वेस्टेज लिक्विड की फॉर्म में है तो उसका ध्यान रखना है कि वो उसको हम कहाँ डिस्पोज करेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि किसी मतलब नदी में नहीं जाना चाहिए ताकि पानी खराब हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वेस्ट मटेरियल अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो उसको रीयूज़ करना है या सेल करना है। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है वो हमें करने हैं वहाँ पर वेस्ट के रिगार्डिंग। तीसरा है बच्चों वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। तो वेंटिलेशन आप समझते ही हैं कि जो प्लांट है आपका, जो प्रोडक्शन प्लांट है, वहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था करनी है ताकि वहाँ पर ताज़ी हवा आती रहे और वर्करों को वहाँ पर मिले और घुटन महसूस ना हो, ठीक है। और टेम्परेचर का भी है। टेम्परेचर बच्चों इस तरीके का अरेंजमेंट रखना है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर ऐसा रहे जो हमारी बॉडी ईजिली बियर कर सकती है, ठीक है, और कंफर्ट कंडीशन बने जिसमें वर्कर काम अच्छे से कर सके, ठीक है, और उसकी इफ़िशियंसी बढ़े। तो ऐसे टेम्परेचर की व्यवस्था हमें करनी है प्लांट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। डी पॉइंट आ रहा है बच्चों डस्ट एंड फ्यूम्स, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम्स में क्या है, कोई भी अगर इस तरीके की धूल उड़ रही है, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें डस्ट निकल रही है या अगर धुआं निकल रहा है, तो वो धुएं के संपर्क में ऑपरेटर आपके कर्मचारी नहीं आने चाहिए। उसी रिगार्डिंग एक पॉइंट भी दिया है कि इन एनी फैक्ट्री नो स्टेशनरी आईसी इंजन शैल बी ऑपरेटेड अनलेस द एग्जॉस्ट इज कंडक्टेड इनटू द ओपन एयर, ठीक है। मतलब जैसे आप जनरेटर ही समझ लीजिए कि जनरेटर कंपनी के अंदर नहीं रखना है, मोस्टली बाहर ही रखे हुए देखे होंगे आपने। उसका रीज़न यही है कि अंदर रहेगा तो वो एग्जॉस्ट में धुआं देगा और वो सबको नुकसान देगा, इसलिए उसको बाहर रखना है। किसी वजह से अगर कोई ऐसी मशीन है अंदर जिसमें से धुआं निकल रहा है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है, या तो पाइपलाइन लगा के उसको बाहर निकालना है, लेकिन अंदर किसी ऑपरेटर को वो धुआं ना आए क्योंकि वो उसको नुकसान दे सकता है, ठीक है। पॉइंट ई है बच्चों आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन आप जानते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है वायु में नमी, है ना, ह्यूमिडिटी। तो ये मौसम टू मौसम वेरी करती है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, हवा सूखी हो जाती है, तो देखा ना आपने, सर्दियों में स्किन हमारी ड्राई होने लगती है, तो तब हमें वायु में नमी ज़्यादा चाहिए होती है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे शरीर पर जो है मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, तो अब हमें नमी की ज़रूरत कम होती है। तो ये मतलब जो है हमें ध्यान रखना है। अब वो किस तरीके से, अब ये ह्यूमिडिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, एयर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे एसी करता है, ठीक। ये आरएसी सब्जेक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो मैकेनिकल के बच्चे वो समझ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यही है कि वायु में नमी की मात्रा को कंट्रोल करना है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वो मौसम के हिसाब से होनी चाहिए ताकि कंफर्ट कंडीशन उत्पन्न हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें भी एक पॉइंट लिखा गया है कि द वाटर एम्प्लॉयड फॉर ह्यूमिडिफिकेशन शैल बी फॉर्म ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप पानी जो वायु में नमी ला रहे हैं, अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो पानी यूज़ करेंगे वो ऐसा यूज़ करना है जो पीने योग्य हो, मतलब साफ पानी हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इसीलिए लिखा गया है कि वो साफ पानी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों ओवर क्राउडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, ओवर क्राउडिंग का मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंपनी का एरिया के हिसाब से ऐसा ना हो कि मशीनें बहुत पास पास रखी हुई हैं, आदमी को काम करने में ही दिक्कत हो रही है।
या उसकी मशीन के पास बहुत सारा सामान फैला हुआ है, ठीक है, ताकि उसका कहीं हाथ लग जाए, पैर लग जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, तो इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। द मिनिमम स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ए वर्कर शुड बी 14.2 क्यूबिक मीटर, है ना, वो स्टैंडर्ड देने की कम से कम इतना स्पेस एक आदमी को मिलना चाहिए ताकि वो ईजिली वहाँ पर काम कर सके, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट आ रहा है लाइटिंग, लाइट। तो लाइट भी आप समझते हैं कि लाइट क्या है, कि नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट, दोनों तरीके की लाइट प्लांट में पॉसिबल हो तो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जैसा आपने देखा होगा, अगर कुछ बच्चे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कभी गए हों, विजिट करने गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा जो उनका टीन शेड होता है, तो वहाँ पे वो इस तरीके का होता है, उसमें लाइट जो है वो अंदर आ जाती है, ठीक है, रोशनी आती है उसमें टीन में, ठीक है। तो इस तरीके के अगर बने होते हैं तो वहाँ पे नेचुरल लाइट भी आ रही है और अंदर लाइट भी लगी होती हैं बड़ी बड़ी। अब ये लाइटें क्यों लगाई जा रही हैं, लाइटें लगाने का मतलब ये है, जैसे कहीं नाइट शिफ्ट भी चलती है तो वहाँ प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेटर को पता चला सही से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं तो उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो लाइट की व्यवस्था प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जैसे लिखा है, इन एवरी फैक्ट्री ऑल ग्लेज्ड विंडोज एंड स्काईलाइट यूज्ड फॉर द लाइटिंग ऑफ द वर्करूम शैल बी केप्ट क्लीन ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस। जो भी आपकी खिड़कियां लगी हुई हैं वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ होनी चाहिए ताकि प्रॉपर लाइट बाहर से अंदर आ सके, ठीक है। दूसरा ये है, कोई ऐसी चमकदार सतह है या मान लीजिए कहीं शीशा या किसी खिड़की से ऐसा ना हो कि जैसे रिफ्लेक्ट होता है, किसी ऑपरेटर की आंख पे चमक पड़ रही है लाइट की, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई काम कर रहा है उसकी आंख पे चमक पड़ गई तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके की कोई भी रिफ्लेक्शन वहां पर जनरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे बच्चों, सिंपल से पॉइंट है, अगर आप एक बार इसको इजीली पढ़ लेंगे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है बच्चों ड्रिंकिंग वाटर। तो आप ये समझिए, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सही तरीके से और साफ पानी की व्यवस्था कंपनी को करके देनी है, ठीक है। इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सुटेबल पॉइंट्स कन्वीनियंटली सुटेबल फॉर ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर इन ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग, ठीक है। मतलब जो है सभी लोगों के लिए, ठीक है, साफ और स्वच्छ पानी जो है अवेलेबल कराना है। दूसरा, जहाँ जहाँ वो पॉइंट बनाए गए हैं उन सभी पॉइंट पर ड्रिंकिंग वाटर लिखा होगा, आपने देखा भी होगा, जैसे स्टेशन पर भी होता है, लिखा होता है तो लिखा पीने योग्य पानी, ठीक है, या ड्रिंकिंग वाटर इंग्लिश में अगर लिखा है, या जो भी जहाँ की लैंग्वेज है, मान लीजिए कोई साउथ एरिया में है तो वहाँ उस लैंग्वेज के लोग ज़्यादा जानते हैं तो उस लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। वरना इंग्लिश तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में लिख दिया, वरना हिंदी में लिख सकते हैं, या जो उस क्षेत्र में भाषा चल रही है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट जो है वो अगर बड़ी कंपनी है तो जगह जगह वो पॉइंट बनाने ताकि ईजिली वर्कर वहाँ तक पहुँच पाए। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें यह है कि कोई भी जो आप ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट बना रहे हैं वो वॉशरूम के आसपास नहीं होना चाहिए, दिखा है ना, विदिन 6 मीटर उसके आसपास ये लिखा है एनी लैट्रिन एंड यूरिनल, कोई भी वॉशरूम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन पॉइंट का भी ध्यान रखना है, ये ही इस एक्ट में बताया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये आई पॉइंट है, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, ये वॉशरूम जाने से रिलेटेड हो गया, ये सभी लोग समझते हैं, क्योंकि जब बंदे वहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं तो उनके वॉशरूम की व्यवस्था कंपनी को करके देनी है ताकि वो किसी भी, जब भी वहाँ पर मौजूद हैं वो ईजिली वहाँ पर वॉशरूम जा सके, ठीक है। उसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि मेल और फीमेल के लिए वॉशरूम सेपरेट देना कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद जो है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन की व्यवस्था भी देना जरूरी है। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन के आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज़, वॉशरूम हमेशा साफ, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी एक्ट में कहा गया कि स्वीपर शैल बी एम्प्लॉयड हुज प्राइमरी ड्यूटी इट वुड बी टू कीप क्लीन लैट्रिन्स यूरिनल वॉशिंग प्लेसेस, मतलब अलग से स्वीपर अपॉइंट किए जाएंगे, उनका स्पेशल काम सिर्फ यही होगा कि वो वॉशरूम को साफ रखें, ठीक है। उनका प्राइमरी टास्क है ये कि वो पहले इस चीज़ को करेंगे, डेली ही सफाई होनी है, ठीक है। ये हाइजेनिक मामला, बिल्कुल क्लीनिंग रखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट है बच्चों जे स्पीटॉन्स, स्पीटॉन्स को थूकदान भी बोलते हैं,
तो ये भी कंपनी में प्रोवाइड कराने हैं और साफ इंस्ट्रक्शन करने हैं। कोई भी बंदा इसके अलावा कहीं भी नहीं थूकेगा। जैसे कई लोग पे जाके तंबाकू खाने का होता है तो बहुत लोग जो है खा के इधर उधर थूकते रहते हैं, ठीक है। तो स्पीटॉन्स बने होंगे या कोई बीमार है, मान लीजिए कोई कफ आ गया किसी को, तो वो इन्हीं में जाके थूकेगा, इधर उधर नहीं थूकेगा, वरना उसके लिए फाइन भी लगाया जा सकता है, कंपनी फाइन लगा सकती है, ठीक है। और ये साफ होने चाहिए, ठीक। दे शैल बी मेंटेन इन क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो आप, मैं समझता हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग जितने पॉइंट हैं आप अच्छे से समझ में गए होंगे बच्चे इनको। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि इससे अगली क्लास में फिर इसका एक और प्रोविज़न लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।